हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लग रहे होंगे। ठीक है, अपने सभी डाउट्स को क्लियर करते चलिए। कोई दिक्कत, कोई भी अगर जो प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, आज हम नए टॉपिक के साथ में आए हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के प्रकार हम पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको। ठीक है, उसके लिए हम शुरू करते हैं। शिक्षण किस प्रकार से होता है, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, शिक्षण के अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ टीचिंग, तो हम एक एक टाइप को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही प्यार के साथ समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। जैसे सबसे पहला हमारा जो टाइप ऑफ टीचिंग है वो हमारा शिक्षण उद्देश्य के आधार पर कैसा होता है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी टाइप ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण का प्रकार है, वो किस प्रकार से हमारा होता है। जैसे नंबर एक हमारा होता है, इसमें उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपका ज्ञानात्मक नंबर फर्स्ट होता है, ज्ञानात्मक। नंबर सेकंड आपका होता है भावात्मक, और नंबर थर्ड आपका होता है मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर एक उद्देश्य के आधार पर ये आपके ये 6 टाइप होते हैं। टाइप 6 टाइप यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा शिक्षण के। तो पहले टाइप होता है आपका शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किस प्रकार का होता है। द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो इसके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वे हमारे क्या है। नंबर फर्स्ट हमारा ज्ञानात्मक होता है, यानी कि ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारा होता है ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव शिक्षण आपका होता है, या कॉग्निटिव टीचिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड होता है हमारा भावात्मक, यानी कि अफेक्टिव टीचिंग आपका होता है। और नंबर 3 होता है आपका मनोगत्यात्मक, यानी कि साइकोमोटिव यानी कि मनोगत्यात्मक शिक्षण। अब देख लेते हैं, इनको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव, आपका जो कॉग्निटिव शिक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है आप देखें। ज्ञानात्मक, जिसमें चीजें ज्ञान से भरपूर हो आप। तो नंबर 1 हमारा फर्स्ट होता है ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव उद्देश्य या टीचिंग जो हमारी होती है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 साइकोगत्यात्मक या मनोगत्यात्मक। ठीक है, साइकोमोटिव हमारा होता है और भावात्मक आपका होता है अफेक्टिव टीचिंग या कॉग्निटिव टीचिंग। आपके इस प्रकार से 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स में देखो, ज्ञानात्मक क्या होता है। ज्ञानात्मक हमारा शिक्षण इस प्रकार का होता है जिस शिक्षण में बहुत अधिक मात्रा में उसका एक उद्देश्य हो, वो ज्ञान से भरपूर हो। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव आपका टीचिंग कहलाती है। जब हम किसी टीचिंग को बहुत ज्यादा ज्ञान के पर्पज से हम चीजों को पढ़ाते हैं। आप यहाँ पर या तो आप उसको मौखिक रूप से पढ़ा सकते हैं, मौखिक, यहाँ से आप मौखिक रूप का वर्णन कर सकते हैं, या आप जो ओरली चीजों का व्याख्यान करते हैं, तो ये आपका ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव टीचिंग में आपका जाता है। फिर आता है आपका भावात्मक या अफेक्टिव टीचिंग। कौन सा होता है भावात्मक टीचिंग में आपका इस तरह का होता है, जब आपका पढ़ाने का भाव बहुत ही आपका जो पर्पस है पढ़ाने का, उसका
उसका कुछ उद्देश्य हो, उसका कोई ना कोई पर्पज हो। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्लास में बहुत सारी बातें करते हैं तो बच्चे एक अलग ही भाव में चले जाते हैं, वो ना तो शोर मचाते हैं ना कुछ, आराम से शांति के साथ आपकी बात को सुनते हैं। तो इस तरह की जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, आपकी भावात्मक होती है, ये इसका उद्देश्य है। एक होती है मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक जब एक टीचर या शिक्षक द्वारा बच्चों के मनोभाव को परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उसको पढ़ने की लत लगाना, या आपकी जो आपका बात करने का तरीका, आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित हैं, और बच्चे काफी अच्छा रिजल्ट भी आपको दे रहे हैं, या उनका मन पढ़ाई में लग रहा है। तो इस प्रकार का जो आपका मनोगत्यात्मक टीचिंग आपकी होती है, साइको मोटिव इसको बोलते हैं। तो ये आपके 3 टाइप्स थे। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर आपके 3 प्रकार का टीचिंग होती है। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 मनोगत्यात्मक। ये साइकोलॉजिकल आपकी टीचिंग होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को साइकोलॉजी के पर्पज से बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं तो वहां पर आपका मनोगत्यात्मक टीचिंग कहलाती है, साइकोमोटिव टीचिंग कहलाती है। ठीक है, अब आप सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सभी इनको नॉर्मली याद रखेंगे। इस नेट में आपके एग्जाम इस पर्पज से प्रश्न मिलते हैं, आपको मिलेंगे नॉर्मल। इस तरह से इन पर नॉर्मल प्रश्न आपसे पुट अप करते हैं आपकी एबिलिटी बेस्ड। वो आपको एक सिचुएशन देंगे, उसमें पूछेंगे कि किस प्रकार का आपका टीचिंग यहाँ पर हुई है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। नंबर 2 आपका होता है टीचिंग लेवल्स। टीचिंग लेवल, या आप इसको बोल सकते हैं शिक्षण स्तर के उद्देश्य, या शिक्षण स्तर के आधार पर, शिक्षण स्तर के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग आपका क्या होगा, एक लेवल, एक स्तर के आधार पर आपका टीचिंग होगा। ये भी क्या है, शिक्षण का प्रकार है। टीचिंग लेवल या आपका शिक्षण स्तर के आधार पर जो टीचिंग होता है उसको हम बोलते हैं टीचिंग लेवल। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट ये भी आपका क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है इसमें स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल। ठीक है, नंबर 2 आपका होता है इसमें अब समझ स्तर, इसको बोलते हैं समझ स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। और नंबर 3 आपका होता है चिंतन स्तर, इसको हम बोलते हैं चिंतन स्तर में आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, पर टीचिंग ऑफ लेवल्स के आधार पर आपका शिक्षण स्तर के आधार पर 3 प्रकार का आपका टीचिंग का स्तर होता है। नंबर 1 होता है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, इसको बोलते हैं। नंबर 2 आपका समझ स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको हम बोलते हैं। और नंबर 3 होता है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब स्मृति स्तर में किस प्रकार की टीचिंग होती है मैं आपको बताता हूँ। स्मृति स्तर में आपका जब बच्चे को बहुत छोटी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पर आप 6 से 8 तक बच्चे को पढ़ाते हो तो तब उसका स्तर स्मृति स्तर कहलाता है, या आपका मेमोरी लेवल उसका कहलाता है। इसमें चीजें एक चित्र के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा बच्चों को याद कराई जाती हैं, ये आपका स्मृति स्तर कहलाता है। और नंबर 3 आता है आपका नंबर 2 आपका आता है समझ स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ये उस स्तर की बात करता है जब बच्चे को कुछ बताया जाए तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हो, तो उस स्तर को हम टीचिंग के समझ स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। और नंबर 3 आपका आता है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, जब बच्चे को बताई गई बात उसके समझ में भी आ गई हो और उसने
जो भी आपने चित्र बनाया है उसको भी समझ लिया हो, तब उसके बाद में वो अपना कुछ रिफ्लेक्टिव देता है, चीजों पर मंथन करता है और चीजों को बहुत अच्छे से क्या करता है, रिफ्लेक्टिव करेगा और उसका आपको रिजल्ट भी देगा। तो ये आपका चिंतन स्तर, अगर जो हम बड़े लेवल पर अगर जो देखें तो ये आपका जो स्मृति स्तर है, ये हम कक्षा 8 तक इसको डिफाइन कर सकते हैं, 8 क्लास तक। और समझ स्तर को आप इंटर क्लास तक कर सकते हैं और चिंतन स्तर को आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 का बच्चा चिंतन नहीं कर सकता, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, चीजों को समझ सकता है और उन चीजों को लिख सकता है। बाकी उसमें चिंतन का स्तर उस समय पे ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे जो लेवल है, टीचिंग ऑफ लेवल है, शिक्षण स्तर के आधार पर, वो आपका 3 टाइप्स होता है। ये मैं आपको, अगर जो आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर आप ही वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, हम चलते हैं नंबर 3, तीसरे स्तर पर आप चलेंगे, तीसरे आधार पर हम चलेंगे। तीसरा आधार है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। नंबर 3 है आपका पॉलिटिकल सिस्टम में शासन प्रणाली के आधार पर शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण। ठीक है, जब शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण होता है तो वो किस प्रकार से होता है, इसमें भी आपके 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है आपका निरंकुश सिस्टम। निरंकुश प्रणाली। ठीक है, यह आपका होता है निरंकुश शासन, इसको बोलते हैं। ठीक है, निरंकुश शासन में आपको, निरंकुश शासन को हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग इसको हम बोल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है आपकी इस प्रकार की कि जब शासन के आधार पर शिक्षण इस प्रकार से किया जाए जिसपे आप निरंकुश, यानी कि आप उसमें कोई अंकुश नहीं लगा सकते, शासन के अंतर्गत सारी की सारी चीजें और सारे टीचिंग किसके अंतर्गत हो, आपके पॉलिटिकल सिस्टम या आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत जब टीचिंग कराया जाता है तो उसको निरंकुश शिक्षण या ऑटोक्रेटिक टीचिंग उसको हम बोलते हैं। नंबर 2 आपका होता है प्रायोजन प्रजातांत्रिक शिक्षण। डेमोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग। जब आपका शिक्षण का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से हो कि वो प्रजातांत्रिक हो, यानी कि प्रजातांत्रिक का मतलब है कि किसी को भी आप अगर जो पढ़ा रहे तो उसमें आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। आपके लिए सभी बच्चे, वैसे तो टीचर के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन अगर जो आप इसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रजातांत्रिक शिक्षण रखना पड़ेगा। उसमें गरीब, अमीर और सभी के बच्चे क्या होंगे, समान होंगे। आपको वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर टीचिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण क्या आता है। और नंबर 3 यहाँ पर आता है आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, यानी कि ये आपका आ जाता है लेजिस फेयर टीचिंग। ठीक है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण आपका लेजिस फेयर टीचिंग होता है, यानी कि
तब आपके जो आप किसी भी प्रकार का अगर शिक्षण बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो इस प्रकार के टीचिंग को या इस प्रकार के शिक्षण को हम हस्तक्षेप रहित शिक्षण बोलते हैं, जिसमें बच्चा भी स्वतंत्र होकर सीख रहा हो और टीचर भी स्वतंत्रता के भाव से पढ़ा रहा हो, उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। प्रिंसिपल या अदर किसी भी जो मेंबर्स ऑफ कॉलेज हैं उसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। जब सिर्फ शिक्षण हमारा किन के बीच हो, एक टीचर और बच्चों के बीच में चल रहा हो और उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो, तो उस प्रकार के शिक्षण को आप हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहते हैं। प्रजातांत्रिक शिक्षण में आप सभी जो आपके पास स्टूडेंट हैं, जो आपके पास छात्र हैं, उनको एक प्रकार से या सेम भाव से आप उसको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण या डेमोक्रेटिक टीचिंग कहलाता है। निरंकुश शिक्षण में जहां पर कोई भी आपके शिक्षण में अंकुश ना लगा सके, जहां पर आप पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो और बच्चे पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, उसको ऑटोक्रेटिक टीचिंग या निरंकुश शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 पे हम चलते हैं। नंबर 4 देख लेंगे आप। नंबर 4 टीचिंग क्या होता है आपका? नंबर 4 होता है आपका नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग यानी कि प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर शिक्षण। ठीक है, प्रकृति के आधार पर शिक्षण। यह नेचर का मतलब प्रकृति, ये वाला प्रकृति नहीं है जो हमारा एनवायरनमेंट पाया जाता है। यहाँ पर प्रकृति क्या है, जो बच्चों की प्रकृति के आधार पर जब टीचिंग कराई जाती है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, उसको नेचर ऑफ टीचिंग बोलते हैं। अभी आप क्लास में हो तो आपको विभिन्न प्रकार के डिफरेंट नेचर के आपको बच्चे मिलेंगे। तो जब आप प्रकृति के आधार पर टीचिंग करते हैं कि आपका जो कम लेवल का बच्चा उसको कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी क्लास लगाएं ताकि एक बार सभी बच्चों को अच्छे से आवाज जा रही हो। और प्रकृति के आधार पर जैसे आप सेक्शनों में बांट देते हैं, जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं या जिनका ध्यान या रुचि, जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई के लेकर कम होता है, आप उसको अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और उसमें उसी प्रकार का टीचिंग या उस प्रकार उसमें ज्यादा मेहनत कराई जाए या किसी भी प्रकार का आप उसको लेवल में लाने के लिए उनको अलग रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका नेचर ऑफ टीचिंग या प्रकृति के आधार पर शिक्षण कहलाता है। और ये भी हमारा 3 टाइप होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है वर्णात्मक शिक्षण होता है। नंबर 2 आपका होता है निदानात्मक शिक्षण। और नंबर 3 आपका होता है उपचारात्मक शिक्षण। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेस्क्रिप्टिव टीचिंग। ठीक है, निदानात्मक आप इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण को आप बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। अब इनके बारे में देख लेंगे। वर्णात्मक शिक्षण आपका इस प्रकार का होता है और निदानात्मक और उपचारात्मक किस किस प्रकार के टीचिंग होते हैं देखेंगे नेचर के आधार पर। वर्णात्मक शिक्षण जैसे अभी बताया था कि नेचर के आधार पर आप बच्चों को क्या करोगे, डिवाइडेशन करोगे, सेक्शनों में आप रखोगे। तो उस प्रकार में आप वर्णात्मक टीचिंग आपको कहाँ करना है कि फुल डिस्क्रिप्शन में आप टीचिंग करा रहे हो तो वहां किस प्रकार के बच्चे होने चाहिए। निदानात्मक
आपने किसी भी टॉपिक को लेकर जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया चीजों को, ताकि बच्चों को सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो वर्णनात्मक शिक्षण आपने वहां पर किया, डेस्क्रिप्टिव टीचिंग आपने वहां पर की। लेकिन जब आपने टीचिंग की तो कुछ बच्चों का क्या होता है, टीचिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ बच्चों का निदानात्मक शिक्षण आपको करना पड़ता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। जैसे ये डायग्नोस्टिक शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का निदान या उस कमी को ढूंढना, कमी ढूंढने के बाद उसका उपचार करना। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार का आपको शिक्षण होगा। निदानात्मक शिक्षण में, डायग्नोस्टिक टीचिंग में आप क्या करोगे, जो आपके पास क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स को आप फाइंड आउट करेंगे। पहले आपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, एक टॉपिक के बारे में आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन आपने किया। और निदानात्मक टीचिंग में आपने क्या किया, समस्याओं को फाइंड आउट किया। जो हमने शिक्षण किया था उसमें हमारी कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर जो हमें प्रॉब्लम दिखी तो फिर हमने तीसरे प्रकार का टीचिंग कराना है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग आप वहां पर कराओगे। उपचार किसी चीज का उपचार करते हो, मतलब उस समस्या का आपको क्या करना है, उपचार करना है। तो आप उसमें क्या ढूंढोगे, सोल्यूशन आपके पास होंगे। तो इस प्रकार से आपका नेचर ऑफ टीचिंग या प्रकृति के आधार पर टीचिंग कराया जाता है, जहां पर आप एक्सप्लेन करोगे किसी भी टॉपिक को लेकर, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करोगे, फिर उनका उपचार, बच्चे को उसका सोल्यूशन बताओगे। तो इस प्रकार से आपका होता है नेचर ऑफ टीचिंग या प्रकृति के आधार पर जो आपका शिक्षण कराया जाता है वो होता है आपका इस प्रकार से। नंबर 5 आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई चीज आपको समझने में दिक्कत होगी। अब आपका आता है एजुकेशनल पर्पस। नंबर 5 है आपका, अब नंबर 5 आपका आता है एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। देखिए नंबर 5 आपका होता है एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर जो टीचिंग आपका शिक्षण कराया जाता है वो किस प्रकार का होता है। ये भी आपका 3 टाइप्स होता है। ठीक है, नंबर 1 आपका होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। और सेकंड आपका होता है प्रदर्शनात्मक, यानी कि देखिए प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है नहीं, ये आपका क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग आपका कहलाता है। और नंबर 3 आपका होता है क्रिया, एक्शन। अब देख लीजिए टीचिंग आपका किस प्रकार से होगा। नंबर 5 है आपका एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर जब आप टीचिंग कराते हैं तो ये भी आपका देयर आर 3 टाइप्स, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन टीचिंग, जब आप शिक्षा के आधार पर किसी भी चीज को आप प्रेजेंटेशन या पर्सनालिटी के आधार पर बच्चों से प्रेजेंटेशन दिलाते हैं। अभी आपने सपोज दैट न्यूटन का लॉ पढ़ा है, तो आप बच्चे से कहोगे कि इस लॉ का प्रेजेंटेशन करो, तो बच्चा आएगा क्लास में, बेसिकली आएगा, वो फिर उसको एक्सप्लेनेशन करेगा, उससे रिलेटिव एग्जाम्पल्स देगा, तो वो वहां पर क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। जैसे बहुत सारे आपका जो रंगमंच के आधार से आपका सांस्कृतिक शिक्षण आपको दिया जाता है, तो वो आपका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन में चला जाता है। जैसे बहुत सारे आप फंक्शन आप क्या करते हो,
कॉलेजों में बहुत सारे फंक्शन कराते हैं, तो वो आपके प्रस्तुतिकरण के आधार पर भी टीचिंग होता है। और प्रदर्शनात्मक, आप डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर भी क्या करोगे, टीचिंग करोगे, चीजों का प्रदर्शन करोगे। जैसे आपने रैलियां वगैरह निकाली तो चीजों का आपने प्रदर्शन किया तो बच्चों को वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, एक होता है क्रियात्मक। जब बच्चा क्रिया करेगा तो ये एक्शन टीचिंग कहलाता है। आपने कोई भी एक कार्य किया तो उस पर आपको क्या रिएक्शन मिला, क्या उसका एक्शन था, तो क्रियाओं के आधार पर भी आपका टीचिंग कराई जाती है। स्कूलों में बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो क्रिया के आधार पर, जैसे आपके ये जो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया है, इसमें आपको स्पोर्ट लेवल की शिक्षा दी जाती है। स्पोर्ट म्यूजिक या आपका जो भी ड्रामेटिकल टीचिंग आप दोगे तो वो इसी में दोगे। स्पोर्ट्स से रिलेटिव हुआ, एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, तो इस प्रकार की जो आपकी शिक्षाएं आती हैं वो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया में आती हैं। आप किस प्रकार से चीजों को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किस प्रकार से चीजों का प्रदर्शन कर रहे हो और किस प्रकार का एक्शन आप कर पा रहे हो, तो ये तीनों लेवल आपके कहाँ सिखाए जाते हैं, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में। इस तरह के शिक्षण का बहुत ज्यादा वो होता है। या आप जैसे इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं बच्चों को, जैसे किसी भी जैसे बायो के लिए आप तैयार करते हैं, तो वहां पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। ठीक है, तो यह आपका था 5 और आप देख लेते हैं छठा प्रकार आप देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो 6 वाला टाइप है वो देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। 6 टाइप आपका होता है नंबर 6। ये आपका होता है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था। नंबर 6 होता है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर या उद्देश्य से। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट के आधार पर आप जो शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर आप शिक्षा कराते हैं, तो ये भी आपकी क्या होती है, 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 आपकी होती है औपचारिक शिक्षण होता है। औपचारिक शिक्षण में आपका आता है फॉर्मल टीचिंग आपकी यहाँ होती है। नंबर 2 होता है आपका अनौपचारिक शिक्षण यानी कि नॉन फॉर्मल बोल दो या इनफॉर्मल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन या इनफॉर्मल फॉर्मल टीचिंग। ठीक है, और नंबर 3 आपका होता है निजी चरित्र शिक्षण। ठीक है, अब देख लेंगे ये 3 टाइप्स आपके किस प्रकार से आप टीचिंग में अप्लाई करेंगे। सभी टीचरों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने किसी एग्जाम के पर्पज से ना सही, लेकिन टीचिंग के उद्देश्य से इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने जो पढ़ाने का लेवल होगा, अपने पढ़ाने के तरीके में आप सुधार ला सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका होता है औपचारिक शिक्षण यानी कि फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग से आपको पता चलता है कि इस प्रकार का, जैसे फॉर्मल शब्द ही हमारा इस प्रकार से होता है जहां हम चीजों को एक नए लेवल से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट, एक टीचर के सामने एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण करता है, उसका बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही एक लेवल वाला होता है। वो पूर्ण भाषा का टीचर से इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो जब टीचर भी इस प्रकार से शिक्षण करे कि बच्चों के बीच में उसका संबंध इस प्रकार से ना हो कि बच्चे उसको कुछ कहते हो या इस प्रकार से ना हो, तो टीचिंग में औपचारिक शिक्षण होता है जहां पर
बच्चे और एक शिक्षक के मध्य थोड़ा अंतर पाया जाता है इस प्रकार को लेकर कि वो ना तो साथ में बैठ सकते हैं और ना ही क्लास से बाहर या कहीं पर इस तरह की कोई बातें कर सकते हैं।